हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कॉलॉइड। तो क्या होते हैं कॉलॉइड, देखते हैं। तो सबसे पहली बार थॉमस ग्राम ने कॉलॉइड को समझाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा कि किसी भी एक सब्सटेंस का उसका सॉल्यूशन बना लो। अब इस सॉल्यूशन को पर्चमेंट पेपर में से पास करो। अगर वो पर्चमेंट पेपर में से पास हो रहा है तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या सॉल्यूट क्या कहलाएगा, क्रिस्टलॉइड। और अगर पास नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा, कॉलॉइड। ठीक है, तो कॉलॉइड वो होंगे, वो सॉल्यूट होंगे जो कुड नॉट पास थ्रू पर्चमेंट पेपर, जैसे स्टार्च, जिलेटिन। और क्रिस्टलॉइड वो होंगे जो पर्चमेंट पेपर से पास हो जाएंगे, NaCl, यूरिया, शुगर वगैरह। ये क्लासिफिकेशन दिया था ग्राम ने। ठीक है, अब एक्चुअल में इन्होंने कॉलॉइड क्यों कहा, क्योंकि जो ये तरह के सॉल्यूशन थे वो गम जैसे थे, और गम को कहते हैं कोला, KOLLA। इसलिए उन्होंने इनको क्या नाम दे दिया था, कॉलॉइड दे दिया था। अब इसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जैसे NaCl क्या है, एक तरह का क्रिस्टलॉइड है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। NaCl का अगर वाटर में सॉल्यूशन बना है तो वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है, लेकिन यही NaCl का अगर बेंजीन में बना है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉलॉइड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस परमानेंटली क्रिस्टलॉइड या परमानेंटली कॉलॉइड नहीं होता। एक और एग्जांपल है सोप। अगर उसे वाटर में डिसॉल्व करें तब तो वो सोप कैसा होगा, कॉलॉइड होगा, लेकिन अगर उसे अल्कोहल में डिसॉल्व करें तो वो कैसा होगा, क्रिस्टलॉइड होगा। ठीक है, फिर और स्टडी की गई कि भाई ये ऐसा क्यों, कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस अलग अलग में अलग अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। तब पता चला कि जो एक्चुअल में ये कॉलॉइड और क्रिस्टलॉइड जो होते हैं वो पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, NaCl जो है वो किसी एक चीज में डिसॉल्व करने पर उसके बाद उसके पार्टिकल की साइज क्या होगी, इसके बेसिस पर उसे कॉलॉइड या क्रिस्टलॉइड बोला जाएगा। NaCl को जब अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके पार्टिकल की साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से क्या हो जाएगी, कम। और यही वजह है कि वो पर्चमेंट पेपर से पास हो जाएंगे और वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अगर NaCl को अपन किस में डिसॉल्व करें, बेंजीन में डिसॉल्व करें, तो उसकी पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की रहती है। और यही वजह है कि वो किससे पास नहीं होते, पर्चमेंट पेपर से पास नहीं होते और कॉलॉइड की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब कॉलॉइड और क्रिस्टलॉइड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को नहीं कहते, उस सब्सटेंस की स्टेट को कहते हैं। ठीक है, तो कॉलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज। अगर वो साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर है तो कॉलॉइड, और 1 नैनोमीटर से कम है तो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलॉइड कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में डिसॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्चुअल सॉल्यूशन, जो अपनी डेफिनेशन थी कि होमोजीनस मिक्सचर, वैसा होगा, उसे कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। और इसमें जो चीजें होगी उन्हीं को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड। ठीक है, दूसरा होगा कॉलॉइडल सॉल्यूशन और तीसरा होगा सस्पेंसर। इन तीनों को एक एक एग्जांपल से समझते हैं। अपन एक चीज लेते हैं वाटर, और 3 कंटेनर लेते हैं। पहले कंटेनर में वाटर में सॉल्ट डालते हैं और उसे डिसॉल्व कर लेते हैं। जो चीज बनेगी वो क्या होगी, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कंटेनर लेते हैं, दूसरे कंटेनर में वाटर लेकर उसमें अपन क्या मिक्स कर देते हैं, जैसे या तो स्टार्च मिक्स कर देते हैं या फिर अपन सोप का सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं, सोप मिक्स कर देते हैं। तो वो सोप का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं, अपन वाटर लेते हैं और उसमें अपन सैंड वगैरह मिक्स करके ऐसे जोर से हिला लेते हैं। ठीक है, तो वो जो होगा वो सस्पेंशन होगा। ठीक है, अब इन तीनों की क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो है पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें जो चीज डिसॉल्व की गई है उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। कॉलॉइडल में ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और सस्पेंशन में ये 100 नैनोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, 1 नैनोमीटर बोले तो 10⁻⁻⁹ मीटर। अब अगर इसे सेंटीमीटर में शो करेंगे तो अलग आंसर आएगा, एंगस्ट्रम में शो करेंगे तो अलग आंसर आएगा। तो आप ये ना कहें कि सर आपने वैल्यू गलत लिख दी, ये जो वैल्यू है वो नैनोमीटर के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है नेचर। तो देखो अपन ने सॉल्यूशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि होमोजीनस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन।
और यहाँ पर ये जो 3 टाइप दे रखे हैं इसमें से ट्रू सॉल्यूशन बोले तो अपने वाला सॉल्यूशन जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, तो ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। आपको याद होगा होमोजीनस मिक्सचर वो होते हैं जिसका मतलब दो चीजें इस तरीके से मिक्स होती है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो, हर जगह पर क्या हो, एक जैसा हो। तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं, और सस्पेंशन जो होते हैं वो भी हेट्रोजीनस होते हैं। फेज, ट्रू सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होकर एक ही फेज में बन जाते हैं। वो डिसॉल्व होने के बाद या तो सॉलिड हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे, गैस हो जाएंगे, जो भी है वो एक ही फेज में होंगे। जबकि कोलॉइडल और सस्पेंशन में दो दो फेज होगी। ठीक है। विजिबिलिटी, इनको अपन किसी भी चीज से नहीं देख सकते। मान लो एक मैंने कंटेनर में सॉल्ट डिसॉल्व किया था, तो उसे ना तो मुझे अब वो सॉल्ट नेकेड आई से दिखता है, ना मैं उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकता हूं। ये वाले नेकेड आई से तो नहीं दिखते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, और इन्हें तो नेकेड आई से भी देख सकते हैं। जैसे अपन ने किसका एग्जांपल लिया था, सैंड। सैंड को जब ऐसे वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, मतलब ऐसे हिला लेते हैं, तो वो सैंड के पार्टिकल मुझे क्लियरली दिखते हैं, तो उन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। तो देखो इनके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए इन पे ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, इन पे भी ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो पार्टिकल है ये कंपैरेटिवली काफी बड़े हैं इन दोनों से, तो इन पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट लग सकता है। ठीक है। और ग्रेविटेशन के इफेक्ट की वजह से ये नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन। तो देखो कॉलॉइड जो होते हैं वो अच्छे एडजॉर्प्शन को शो करते हैं, और यही वजह है कि इस चैप्टर में अपन को कॉलॉइड पढ़ना है। देखो इस चैप्टर में जब अपन ने स्टार्ट किया था तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक लिया था एडजॉर्प्शन। ठीक है। और फिर अपन ने कैटालिस्ट पढ़ा था, क्यों, क्योंकि हेट्रोजिनस कैटालिस्ट की जो मैकेनिज्म होती है वो एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए अपन ने कैटालिस्ट टॉपिक पूरा किया था। अब यहाँ पर इन तीनों में से कॉलॉइड जो है वो अच्छे से एडजॉर्प्शन शो करते हैं, इसलिए अपन इसी चैप्टर में अपन कॉलॉइड भी कर रहे हैं। ठीक है। तो एडजॉर्प्शन जो है वो ये लिटिल टू नन शो करते हैं, ये हाई और ये नेग्लिजिबल। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अपन पहले ही देख चुके हैं कि फिल्टर पेपर से इनको फिल्टर नहीं कर सकते, इनको भी फिल्टर नहीं कर पाएंगे, और इनको जो है वो क्या कर पाएंगे, फिल्टर कर पाएंगे। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करो, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। इसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे, और इसको भी क्या कर पाएंगे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है ब्राउनियन और टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं ये अपन आगे के टॉपिक में देखेंगे। अभी बस ये याद रख लीजिए कि ये दो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ कॉलॉइडल सॉल्यूशन शो करता है, ना ये शो करेगा ना ये शो करेगा। ये दोनों क्या होंगे, अपने डिटेल से आएंगे तो अपन वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। इनके पार्टिकल छोटे होने की वजह से आसानी से डिफ्यूज होते हैं, ये डिफ्यूज हो सकते हैं लेकिन उनका स्लो डिफ्यूजन होता है, और ये काफी भारी होने की वजह से डिफ्यूज नहीं होते। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इन दोनों में ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं अपन, प्लेटें लगा देते हैं, तो जो इनके पार्टिकल है वो अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इनका मूवमेंट होने के बाद कोगुलेशन नहीं होगा, मतलब वो पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल्ड नहीं होंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाएंगे, और ये मूवमेंट ही नहीं शो करेंगे। लास्ट है अपीयरेंस, मतलब दिखते कैसे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट होंगे, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, ये हेजी टू ओपेक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फेज ऑफ कॉलॉइड। तो देखो अपन ने अभी डिस्कस किया था कि कॉलॉइड जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, उसमें दो फेज होती है, तो उन फेज को क्या कहते हैं, तो एक होगी डिस्पर्सन मीडियम और एक होगी डिस्पर्स्ड फेज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, समझने के लिए ये कुछ सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट है। जैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, या डिस्पर्स्ड फेज जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी किसके अंदर, डिस्पर्सन मीडियम के अंदर। तो जिसकी अमाउंट कम होगी उसे अपन कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसे अपन क्या कहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज नॉन एज डिस्पर्स्ड फेज, और कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट इन एक्सेस वो क्या कहलाएगी, डिस्पर्सन मीडियम। जैसे मैं कहता हूं कि सिल्वर वाटर का एक सॉल्यूशन है, तो सिल्वर जो है वो वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, तो सिल्वर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज होगी,
वाटर जो होगा डिस्पर्सन मीडियम होगा, और ये ओवरऑल क्या कहलाएगा, सिल्वर वाटर का क्या कहलाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है, इसके बेसिस पर कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, हिसाब से होने कितने चाहिए, 9। 3 मतलब डिस्पर्स्ड फेज है वो कितने तरीके से हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और डिस्पर्सन मीडियम भी कितने तरीके से हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो 3 3 जा 9 टाइप के होने चाहिए जैसे अपने सॉल्यूशन में थे। लेकिन गैस और गैस हमेशा ही होमोजीनस मिक्सर बनाती है, तो हेट्रोजीनस नहीं बनाएगी तो वो कोलॉइडल में नहीं आएगा। तो वो एक केस हटा देना है गैस गैस का, बाकी सारे इसमें भी है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड का सॉलिड सोल कहलाएगा। आगे एग्जांपल लिखे हुए आप देख लेना। ठीक है, दूसरा है कि एक डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो इसे कहेंगे सोल। क्या कहेंगे, सोल। जैसे मान लो डिस्पर्स्ड फेज में अपन मेटल और किसी लिक्विड का वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो वो मेटल सोल, चाहे गोल्ड का सोल हो चाहे आयरन का सोल हो, वो सारे सोल किस में आएंगे, इस वाले केस में आएंगे, सॉलिड लिक्विड और सोल कहलाएंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, तो इसे कहेंगे सॉलिड एरोसॉल। एक चीज याद रखें कि अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो उसे हमेशा ही एरोसॉल कहेंगे। अब ये एरोसॉल 2 तरह के हो सकते हैं, सॉलिड गैस में हो सकता है तो उसे सॉलिड एरोसॉल कहेंगे, लिक्विड गैस में होगा तो उसे लिक्विड एरोसॉल कहेंगे। गैस गैस का तो होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड, मतलब गैस इन सॉलिड, इसे सॉलिड फॉर्म कहेंगे, और गैस इन लिक्विड इसे क्या कहेंगे, फॉर्म। नॉर्मली बोले तो अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है तो उसका आंसर क्या होगा, फॉर्म ही होगा। अब अगर वो सॉलिड में है तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड में है तो लिक्विड फॉर्म। ठीक है, या नॉर्मल फॉर्म। देखो एक यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, प्यूमिस स्टोन भी कहते हैं इसको। बेसिकली ये जो होता है वो नेचुरली ऐसा स्टोन है जिसमें कुछ अमाउंट में क्या होती है, गैस वगैरह होती है, और ये जो होते हैं वाटर के ऊपर फ्लोट भी करते हैं। एक सर्टेन टाइम तक ये ऐसा ही करेंगे, फिर ये सिंक कर जाएंगे। ठीक है, इसको जनरली जैसे अपने जो एडी वगैरह होती है या फिर अपने स्किन को साफ करने के लिए, ऐसे रब करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, डेड स्किन जो होती है उनको रब करके निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा एग्जांपल ये। नेक्स्ट है अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड इन सॉलिड, तो इसको कहेंगे जेल। इसके एग्जांपल जेली, बटर, चीज वगैरह। लिक्विड लिक्विड का होगा तो इमल्सन। ये अलग से भी अपन को इस टॉपिक में करना है, इस चैप्टर में करना है, अलग से भी बाद में। मिल्क, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल 2 तरह के इमल्सन होंगे, अपन उसको और डिटेल में बाद में देखेंगे। लिक्विड इन गैस, मैंने पहले ही बोला था अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस हो तो उसे एरोसॉल कहेंगे, लिक्विड इन गैस है तो लिक्विड एरोसॉल। ठीक है, एक और चीज, 2 टर्म के बीच में डिफरेंस पूछते हैं कि सोल और जेल में डिफरेंस बताओ। तो सोल और जेल में क्या डिफरेंस होता है, सोल में सॉलिड जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है, और लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्सन मीडियम, डीएम बोले तो डिस्पर्सन मीडियम, और जेल में लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है, और सॉलिड जो होता है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एकदम सिंपल सा तरीका देखो, सोल देखो, सोल SOL, तो सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड डिस्पर्स फेज इन लिक्विड बोलते तो लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा वाला तो उल्टा होगा ही। ठीक है, उसमें देखो पीछे की तरफ ये जो मतलब ये जो होगा वो जेल जो होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। ये कैसे याद रखेंगे, सोल है तो सॉलिड इन लिक्विड, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, एक और चीज, अगर वाटर, जितने भी डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है उन्हें सोल कहते हैं, तो अगर वाटर डिस्पर्सन मीडियम है तो हाइड्रोसोल, एल्कोहल है तो एल्कोसोल, बेंजीन है तो बेंजोसोल। एक एयर अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो भी उसे क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे, सोल नहीं, एरोसोल। और अगर उसमें सॉलिड डाला हुआ है तो सॉलिड एरोसोल, लिक्विड डाला तो लिक्विड एरोसोल। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सॉल जेल में डिफरेंस क्या, सॉल सॉलिड इन लिक्विड और जेल लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। बोले तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे जो कोलॉइड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। देखो फिलिक का मतलब हमेशा अट्रैक्ट होना होता है, फोबिक का मतलब फोबिया मतलब डर होता है। या
अगर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में अट्रैक्शन है तो उसे कहेंगे लायोफिलिक, और अट्रैक्शन नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, लायोफोबिक। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे की स्लाइड से नोट कर लो, मैं वन बाय वन सारे टॉपिक आपको यहाँ पे समझा देता हूं। ठीक है, तो पहला है कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो वो कोलाइडल जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के टूवर्ड्स में ग्रेट अफिनिटी हो, अट्रैक्शन हो, उससे कहेंगे लायोफिलिक, और अगर नहीं हो तो उससे क्या कहेंगे, लायोफोबिक। ठीक है, और ये जो होते हैं वो आसानी से बनाए जा सकते हैं, बस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन है तो आसानी से बन जाएंगे, और आसानी से बनेंगे इसलिए स्टेबल भी होंगे। और ये जो होंगे लायोफोबिक वाले जो होंगे, हार्ड टू फॉर्म होंगे, इनके लिए स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं बनाने के लिए, जो भी अपन को आगे के टॉपिक में स्टडी करने हैं, देखेंगे क्या क्या मेथड है। और यही वजह है कि ये ज्यादा स्टेबल भी नहीं होते, इसमें स्टेबलाइजर वगैरह ऐड किए जाते हैं। एक और चीज, ये स्टेबल होने की वजह से अगर इनके कंपोनेंट को अलग कर दें तो वापस मिक्स करेंगे तो वापस मिक्स हो जाएंगे, इसका मतलब ये रिवर्सिबल होता है। इसके कंपोनेंट एक बार अलग हो गए तो वापस मिक्स होंगे ही नहीं, इसलिए ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें देखो डिस्पर्स फेज जो होती है उसके डिस्पर्सन मीडियम के टूवर्ड्स में क्या होती है, एफिनिटी होती है। तो अगर वो डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो उस वाटर के टूवर्ड्स में एफिनिटी होगी, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा, यूज करेगा, मतलब हाइड्रेशन अच्छा होगा, इसमें हाइड्रेशन क्या होगा, लो होगा। ठीक है, एक और चीज, इसमें अट्रैक्शन होने की वजह से जो होता है विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसमें विस्कोसिटी क्या आएगी, कम आएगी। और क्या होगा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब इनको मिक्स करेंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे और इनके पार्टिकल कंपेरेटिवली इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो छोटे होते हैं, कारण कि इसके जो होते हैं ये आसानी से तो बनते नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि बनाने के लिए जब मेथड यूज करते हैं तो उसमें एग्रीगेशन होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ जुड़ कर कोलॉइडल के शेप में आते हैं, तो इसमें कंपेरेटिवली पार्टिकल की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, और यही बड़ी साइज टिंडल इफेक्ट के लिए जरूरी भी होती है। देखो टिंडल इफेक्ट जब अपन बाद में डिस्कस करेंगे तो वो एक सर्टेन साइज से छोटे में भी शो नहीं करता और एक सर्टेन साइज से बड़े में भी शो नहीं करता। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि ट्रू सॉल्यूशन ने भी शो नहीं किया था और सस्पेंशन ने भी शो नहीं किया था, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो इसकी साइज छोटी होती है, यह वजह कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, और ये टिंडल इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। टिंडल इफेक्ट को डिटेल में करेंगे आप, ठीक है, आगे। और क्या है इसमें, देखो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो अगर मैं उन दोनों को अलग करना चाहूं और ऊपर से कुछ ऐसा सब्सटेंस डालूं जो इन दोनों को अलग करे, बोले तो कोगुलेट करे, तो मुझे उसकी ज्यादा अमाउंट डालनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। ये तो पहले से ही अलग होना चाहते हैं, तो थोड़ी सी अमाउंट ही इसको क्या कर देगी, कोगुलेट कर देगी। ये सारे पॉइंट आप आगे की स्लाइड से नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एक और क्लासिफिकेशन करेंगे कोलॉइड का। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बेस्ड ऑन पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, मतलब डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है उसके बेसिस पे, उसकी साइज के बेसिस पे जो है अपन कोलॉइड का क्लासिफिकेशन करें। तो देखो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो तीन तरह के कोलॉइड होते हैं। जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो सब्सटेंस अपन डिस्पर्स्ड फेज की तरह यूज कर रहे हैं, उसकी पार्टिकल साइज नेचुरली इतनी है कि वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की है, तो जब उसे डिस्पर्ज फेज की तरह यूज करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो नेचुरली क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। ऐसे कोलॉइड को कहेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, और वो जो डिस्पर्ज फेज की तरह सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसको कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। और इस मैक्रोमोलिक्यूल की नेचुरली साइज, एक पार्टिकल की साइज नेचुरली 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती। सेकेंड है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड वो कोलॉइड होते हैं जिसकी नेचुरल साइज तो 1 नैनोमीटर से कम होती है, लेकिन जब उसे किसी डिस्पर्सन मीडियम में डाला जाए, सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में डाला जाए, तो वो क्या होता है, उसके पार्टिकल जुड़ के एक एग्रीगेट बना लेते हैं, और उस एग्रीगेट की साइज जो होती है वो कोलॉइडल रेंज में आ जाती है। ऐसे कोलॉइड को कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। इसका मतलब है वो जो कोलॉइड का एक पार्टिकल है उसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएट कोलॉइड। पहले इन दोनों को वापस डिस्कस कर लेते हैं। सर्टेन सब्सटेंस नेचुरली हैज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग साइज ऑफ कोलॉइड रेंज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। नेचुरली उनकी यही होती है। व्हेन वी फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन,
उनका जो कॉलॉइड बनेगा वो मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड कहलाएगा। जितने भी लायोफिलिक कॉलॉइड थे वो सारे इसी कैटेगरी के होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं उनकी भी नेचुरल साइज क्या होती है, बड़ी ही होती है। Multimolecular colloid, this type of colloid consists of aggregate of atom और small molecule having size less than 1 नैनोमीटर। उनकी नेचुरल साइज तो 1 नैनोमीटर से कम है, लेकिन वो एक एग्रीगेट बनाएंगे, उस एग्रीगेट की साइज क्या हो जाएगी, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की। और ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए किससे होंगे, वॉन्डरवॉल फोर्स से। जैसे सल्फर का जो सोल है उसमें एक कोलाइडल पार्टिकल में 1000 S8 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे गोल्ड के सॉइल में भी एक मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत सारे गोल्ड एटम से मिलकर बना होता है। तीसरा लेते हैं एसोसिएट कोलाइड। देखो एसोसिएट कोलाइड क्या होता है, सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एक किसी भी अपने पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल रखा है। जैसे अपन ने सोप लिया और उसे वाटर में डाला, उसे डिसॉल्व किया, तो वो नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा और वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एक सर्टेन कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर वो जो सोप के मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एक एग्रीगेट बना लेंगे और फिर वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कॉलॉइड की तरह। इसका मतलब यहां पर जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है या जो सब्सटेंस जो है वो एक सर्टेन कंसंट्रेशन से नीचे तो क्या करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और एक नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन एक सर्टेन कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इससे अगर अपन से पूछे कि मल्टीमोलिकुलर से अलग क्या है, तो मल्टीमोलिकुलर में तो वो पहले से एग्रीगेट बना लेते हैं, कंसंट्रेशन का कुछ भी नहीं है। यहां पर उस कंसंट्रेशन से नीचे होगा तो वो दूर दूर रहेंगे और कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा तो वो एग्रीगेट बना लेंगे और इस एग्रीगेट को मिसेल कहेंगे। क्या कहेंगे, मिसेल। तो in these collide the dispersed phase is made of a particle that behave as regular electrolytes at lower concentration but aggregate at higher concentration to form a particle of colloidal dimension। colloidal dimension का पार्टिकल बन जाएगा और जो एग्रीगेट बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, मिसेल। अब अपन ये बोल रहे हैं कि एक सर्टेन कंसंट्रेशन से ऊपर ऐसा होगा तो वो कंसंट्रेशन जिससे नीचे तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे और जिसके ऊपर वो कॉलॉइड की तरह बिहेव करे उस कंसंट्रेशन को कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। एक और चीज भी होती है जिसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। आप चाहो तो नोट कर लेना, KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो क्या किसकी तरह बिहेव करे, कॉलॉइड की तरह बिहेव करे, उसे अपन क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। जैसे सोप जो है, ये एक सोप का एग्जांपल है, सोडियम स्टीरेट है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सोप होते हैं। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयन बनाएगा, एक ये और ये की। ये वाला आयन जो है इसकी ये C17H35 कार्बन 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 की ऐसी जो टेल है उसमें कोई चार्ज नहीं है तो वो नॉन पोलर है और वाटर में डिसॉल्व होना नहीं चाहती बोले तो हाइड्रोफोबिक है, और लिपिड से जुड़ना चाहती है बोले तो लिपोफिलिक है। और जो आगे वाला चार्ज पार्ट है, पोलर हेड है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर में डिसॉल्व होना चाहता है और लिपिड से दूर रहना चाहता है। ठीक है, अब ये जो है ये मॉलिक्यूल जब अपन वाटर में डालते हैं और कंसंट्रेशन जो होती है CMC से कम होती है तो ये सब मॉलिक्यूल अलग अलग रहते हैं। लेकिन CMC से ज्यादा होते ही, और CMC कितनी है सोप की याद रखनी है, अलग से नोट कर लेना, सोप की CMC कितनी होती है, 10⁻³ मोल पर लीटर। और इस CMC से ऊपर ये एग्रीगेट बना लेते हैं, सारे की टेल जो होती है वो अंदर की तरफ और ये हेड जो होते हैं बाहर पानी की तरफ हो जाते हैं और ये पूरा एग्रीगेट क्या कहलाता है, मिसेल कहलाता है। और अब इसकी जो साइज है वो कॉलॉइडल डायमेंशन की और ये कॉलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टॉपिक और है जो आगे की स्लाइड से आप नोट कर सकते हैं, आपने 10th में भी किया था, मैं वापस समझा देता हूं, क्लीनिंग मैकेनिज्म। तो देखो अपने जो क्लोथ वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो डर्ट लगती है वो डर्ट बेसिकली कैसी होती है, लिपिड या फैट की, ऑयल नेचर की होती है। सपोज करो ये अपन ने डर्ट बना दी। अब अपन सोप का सॉल्यूशन लेते हैं और अक्सर वो सोप का सॉल्यूशन इस कंसंट्रेशन से ज्यादा का ही होता है। जैसे ही अपन उसको उसमें डालते हैं, इस कपड़े को इस सोप के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल जो है इसका ये वाला पार्ट, जो टेल वाला पार्ट है वो किस पे चिपकना जाता है, लिपिड पे, और जो ये वाला पार्ट है ये कहां चिपकना चाहता है, वाटर पे। तो ये जो टेल वाला पार्ट है वो इधर आके इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, और हेड वाला पार्ट अभी भी कहां रहेगा, वाटर में ही रहेगा।
फिर अपन उसको ऐसे वॉशिंग मशीन में या किसी भी चीज से मैकेनिकल ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपने साथ और कहा आ जाएगा वाटर में। और वाटर में ये जो स्फेरिकल ऐसा स्ट्रक्चर है मिसेल, इसके ठीक बीचों बीच तो क्या होगी, वो डर्ट, और उस डर्ट पे ऐसे जुड़ी हुई क्या होगी, टेल, और बाहर की तरफ क्या होंगे, हेड। ठीक है। और ऐसी एक मिसेल दूसरी मिसाइल के पास में जाके चिपकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर में नेगेटिव चार्ज का एक बाउंड्री है, दूसरे मिसाइल के भी आउटर में नेगेटिव चार्ज की बाउंड्री होगी, तो वो रिपल्सन से वो दूर दूर ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे तो वापस एकदम मिक्स नहीं होंगे और पानी में ही रहेंगे। जब उस वाटर को अपन बाहर फेंकते हैं तो उसके साथ वो डर्ट भी चली जाती है और अपनी क्लोथ क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो क्लोथ की ये जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है वो भी मिसाइल से समझा सकते हैं। और सोप का क्यों यूज करते हैं, तो देखो डर्ट जो होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, तो अपन को कोई एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो पानी के साथ भी अट्रैक्शन शो करे और डर्ट के साथ भी अट्रैक्शन शो करे, और यहाँ सोप का मॉलिक्यूल काम आता है। सोप का एक पार्ट जो होता है वो डर्ट से जुड़ना चाहता है और एक पार्ट जो है वो पानी से जुड़ना चाहता है। तो इस तरीके से होता है, एक हाथ से वो डर्ट को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से वो पानी को पकड़ के रखा हुआ। जैसे ही अपन जोर से खींचते हैं तो डर्ट को लेकर वो पानी में आ जाता है। अब क्योंकि पानी में जो ये वाला पार्ट है ये पानी में नहीं रहना चाहता, तो ये सेंटर में रहता है और ये बाहर, और बीचों बीच क्या रह जाती है, डर्ट। ठीक है। तो ये चीज आप आगे से नोट कर लीजिए और ये पहले नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो देखो कॉलॉइड्स का जो प्रिपरेशन मेथड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्सन मीडियम है उनका नेचर कैसा है। अगर डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, बोले तो अपन कौन सा कॉलॉइड बनाने वाले, लायोफिलिक कॉलॉइड बनाने वाले, तो उनको जस्ट एक दूसरे के साथ मिक्स कर दीजिए, कॉलॉइड बन जाएगा। लेकिन लायोफोबिक कॉलॉइड्स बनाने के लिए जिसमें डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं होती, स्पेशल मेथड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और ये मेथड दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्पर्सन मेथड और एक होता है कंडेंसेशन मेथड। देखो पार्टिकल साइज के बेसिस पे अपन ने सॉल्यूशन तीन तरह के देखे थे, जिसमें 1 नैनोमीटर से कम साइज के थे वो बोले थे ट्रू सॉल्यूशन, और जिसमें 100 नैनोमीटर से ज्यादा थे वो क्या थे, सस्पेंशन, और जो इंटरमीडिएट थे उसे क्या कहेंगे, कॉलॉइड। इसको कुछ ऐसे समझो कि अपन सस्पेंशन से भी कॉलॉइड बना सकते हैं और ट्रू सॉल्यूशन से भी कॉलॉइड बना सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं तो अगर उन्हें तोड़े तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, कॉलॉइड में। ऐसे मेथड को कहेंगे डिस्पर्सन मेथड। और कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं जो कि छोटे होते हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो कंडेंस कर दें, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, कॉलॉइड वाले रेंज में आ जाएंगे, और उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन मेथड। तो इन दीज मेथड बिगर पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, और कितना स्मॉल करेंगे कि वो कॉलॉइडल डायमेंशन में हो जाए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में हो जाए। इसके दो मेथड अपनी बुक में, मैकेनिकल डिस्पर्सन और इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। सेकेंड कैटेगरी है कंडेंसेशन मेथड की। इसमें जो मॉलिक्यूल और आयन होते हैं वो बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से, और उन्हें एग्रीगेट करके बड़ा किया जाता है, और किस साइज का बनाया जाता है, कॉलॉइडल साइज का। ठीक है। और इस मेथड को कहते हैं कंडेंसेशन मेथड। इसमें जनरली सारे मेथड केमिकल मेथड है, रिएक्शनों वाले, तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलाइसिस, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, ये सब 1 बाय 1 अपन बाद में देखेंगे। ठीक है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिस्पर्सन मेथड से। इसमें भी फर्स्ट है मैकेनिकल सस्पेंशन। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो सब्सटेंस जिसका अपन को कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है उसको क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ठीक है। इतना करना काफी नहीं होगा। उन टुकड़ों को फिर अपन क्या करेंगे, एक सुटेबल सॉल्वेंट जिसके अंदर अपन कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं उसके अंदर डाल देंगे। लेकिन वो उसमें डिसॉल्व कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में एफिनिटी भी नहीं होगी और पार्टिकल की साइज अभी बड़ी भी है, तो वो एक तरह का सस्पेंशन बनेगा। क्या बनेगा, सस्पेंशन। फिर उस सस्पेंशन को इस कॉलॉइडल मील के अंदर डालना है। ठीक है। ये कॉलॉइडल मील में ये जो दो दिख रहे हैं ये आपको रोटेटिंग, वो क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करवा सकते हैं। ये दो मेटल की वो डिस्क है जो घूमती रहती है। ठीक है। ऊपर से सस्पेंशन डालेंगे तो ये इन जो ये अपने मेटल डिस्क है इनके बीच में क्या होंगे, चर्न होंगे, और उनके पार्टिकल की साइज छोटी हो जाएगी, जिससे पार्टिकल क्या होंगे, अब जो मीडियम के अंदर डाला हुआ था उस मीडियम के अंदर, और मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का हो जाएगा, अब उसमें डिस्पर्स्ड हो जाएगा।
लेकिन अभी भी ये क्या होंगे, मतलब इतने स्टेबल नहीं होंगे, तो ऊपर से कुछ स्टेबलाइजर भी क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इस तरीके से मैकेनिकल डिस्पर्सन काम करता है। सब्सटेंस इज फर्स्ट ग्राउंड टू कोरस पार्टिकल, इट इज मिक्स विद अ डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें अपन वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, टू गेट अ सस्पेंशन। द सस्पेंशन इज देन ग्राइंडेड इन कोलाइडल मील, उसको कोलाइडल मील के अंदर डाल देंगे। कोलाइडल मील कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल डिस्क, उसके अंदर 2 मेटल डिस्क होती है, हेल्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, थोड़े एक दूसरे से दूर होती है ताकि उनके बीच में पार्टिकल क्या हो सके, पिसीज सके। Capable of revolving at high speed in opposite direction. This process grind the particle to colloidal size. They get dispersed in dispersion medium and suitable stabilizer added to stabilize the solution. ठीक है, पेंट, वार्निश, डाई, ये सब जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सब इसी मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। एक ये जो डिस्क है वो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, अपोजिट रोटेट करनी चाहिए। अगर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो फिर नहीं होगा, या तो एक स्टेशनरी रखे और एक रोटेट कराए, और भी अच्छा होगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करें, रोटेट करें। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन सेकंड मेथड करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। नेक्स्ट लेते हैं ब्रेडिंग आर्क मेथड, इसे इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन भी कहते हैं। देखो ये जनरली मेटल के सोल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जिस मेटल का सोल बनाना है उस मेटल के क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं गोल्ड का सोल, तो अपन क्या करेंगे, उसके गोल्ड के क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड बना लेंगे। ठीक है, तो पहले उस मेटल को इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इसे वायर वगैरह से कनेक्ट कर देंगे, और जिसके अंदर जो डिस्पर्सन मीडियम की तरह यूज करना है उसको अपन इस कंटेनर में फिल कर देंगे। साथ में सुटेबल स्टेबलाइजर भी डाल देंगे ताकि वो बाद में जो कोलाइडल सॉल्यूशन बने वो स्टेबल रहे। ठीक है, उसके बाद इसको चारों तरफ से आइस से कवर कर देंगे। ठीक है, इसके बीच में आइस 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 कर देंगे। अब जैसे ही इसमें करंट पास करेंगे, धीरे धीरे करंट पास होने की वजह से ये गर्म होने लगेगा, और यहां के टिप से ये मेटल वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर जैसे ही निकलेगा, इस वाटर में ये वेपर क्या होने लगेगी, डिस्पर्स होने लगेगी, और इस आइस की वजह से वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, सेटल्ड हो जाएगी, और किसका सॉल्यूशन बन जाएगा, अपने कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, किसका, गोल्ड का। ठीक है, KOH यहाँ स्टेबलाइजर की तरह डाला जाता है जो इसको क्या करता है, स्टेबल बनाता है। तो देखते हैं, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्लेटिनम। In this method, the metal that needs to be dispersed is made into 2 electrodes and dip in dispersion medium. उसे इलेक्ट्रोड डाल के dispersion medium में डिप कर देते हैं। An electric arc between electrodes and the heat is generated by the arc vaporize the metal, और उससे मेटल जो है वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। These vapor condensed when they come in contact with dispersion medium and cooled due to ice surrounded the container. ठीक है, और KOH इसमें डाला जाता है स्टेबलाइजर की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट अपने है कंडेंसेशन मेथड। इसमें सबसे पहले देखते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। अब सॉल्वेंट एक्सचेंज में क्या करते हैं, जिस चीज का अपन को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसका अपन ट्रू सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन में वो चीज डिसॉल्व तो होगी अच्छे से, लेकिन उसके पार्टिकल की साइज क्या होगी, 1 नैनोमीटर से कम। फिर क्या करेंगे, उसका ट्रू सॉल्यूशन किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे, या सुटेबल अपन अच्छे से बोले तो सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे। जैसे ही उस मीडियम में कन्वर्ट ट्रांसफर करेंगे तो उसके जो पार्टिकल होंगे ट्रू सॉल्यूशन के, वो एग्रीगेट होकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना लेंगे, क्योंकि उसमें इतने सॉल्यूबल नहीं होंगे, और क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे अपन सल्फर और फास्फोरस का बनाने के लिए क्या करते हैं, उनके एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं। अब एल्कोहल में वो आसानी से डिसॉल्व हो रखे होते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। जैसे ही उसे एक्सेस ऑफ वाटर में डालेंगे तो वाटर में अल्कोहल जो है वो वाटर में क्या होती है, डिसॉल्व होती है। तो जैसे ही वो इसका सॉल्यूशन भी उसके अंदर फैल जाएगा, और पर सल्फर और फास्फोरस जो है वो एग्रीगेट बनाने लगेंगे, गुच्छे बनाने लगेंगे, और अब उनकी पार्टिकल की साइज बड़ी हो जाएगी, और वो प्रिपेयर हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इन वाटर। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली क्या किया, सॉल्वेंट एक्सचेंज कर दिया। पहले अल्कोहल था, बाद में क्या हो गया, वो वाटर हो गया। नेक्स्ट है बाय चेंज इन फिजिकल स्टेट, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वेपर इन वाटर। ठीक है, देखो ऐसे मतलब सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और उसे आसानी से वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनकी वेपर को क्या करेंगे, ठंडे वाटर में या कोल्ड वाटर में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे।
तो जो वेपर जो होगी वो अभी कौन सी स्टेट में, गैस, जैसे ही वो कोल्ड वाटर में जाएगी वो गैस स्टेट में नहीं रहेगी, कंडेंस होने लगेगी और वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, मेटल का सोल बन जाएगा। तो अपन ने बेसिकली क्या किया, फिजिकल स्टेट चेंज की है और इस तरीके से अपन प्रिपेयर करते हैं सल्फर और मरकरी के, एकदम सिंपल। अब देखो आगे 4 मेथड और है। एक चीज मैं और बता दूं, आपकी बुक में ये लगातार 6 मेथड दे रखे हैं, लेकिन ये 2 मेथड जो है वो कंडेंसेशन में फिजिकल मेथड है, इसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हुई। और जो बाकी के ये 4 मेथड है ये केमिकल मेथड है, इसमें रिएक्शन होगी। तो बेसिकली जैसी रिएक्शन वैसा नाम। तो इन सब में आपकी बुक में स्पेशली ऊपर वाले 3 मेथड में बहुत सारी रिएक्शनें दे रखी है। मैं यहाँ पर एक एक जो मुझे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लगती है वो मैंने एक एक लिखी है, बाकी की आप आगे की स्लाइड से नोट कर लेना, ठीक है। तो जैसे रिडक्शन, अब जैसे इसमें 2AuCl3 और 3SnCl2 की रिएक्शन करें, बेसिकली मुझे यहाँ गोल्ड का वो बनाना सोल। तो देखो Au के साथ Cl3 कितने हैं, 3 Cl3 है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और यहाँ पे देखो Au अकेला है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब AuCl3 किस में रिड्यूस हो गया है, Au में रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और ये जो Au का जो सोल बनेगा वो पर्पल कलर का होगा, जिसे पर्पल ऑफ केसियस या फिर पर्पल ऑफ केसियस या केसियस पर्पल, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड है ऑक्सीडेशन। इसमें H2S में से अपन को सल्फर का क्या करना, सोल बनाना है। इसके लिए H2S की रिएक्शन कराते हैं SO2 से। तो देखो यहाँ सल्फर जो है वो हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ सल्फर अकेला हो गया तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन आपने छोटी क्लास में आपने पढ़ा हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी जिसमें पीछे वाले आयन क्या हो जाते थे, एक्सचेंज। तो देखो AS2O3 और H2S, इसमें AS के पीछे ऑक्सीजन है और H के पीछे सल्फर है, और इधर देखो AS के पीछे सल्फर आ गया और H के पीछे ऑक्सीजन, बोले तो आयन का क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। इससे आर्सेनिक का सोल बनाते हैं और आर्सेनिक सोल बनाने की रिएक्शन पूछी जा सकती है, ठीक है। ये सल्फर सोल की हो गई, ये गोल्ड सोल की हो गई, ये आर्सेनिक सोल की हो गई। और हाइड्रोलाइसिस में आपकी बुक में एक ही रिएक्शन है, वही अपन कर रहे हैं FeCl3 का। हाइड्रोलाइसिस बोले तो वाटर ऐड करेंगे, उसे तोड़ देंगे, तो जो H2O का OH है वो Fe के साथ जुड़ जाएगा और H है जो Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो FeOH होल थ्राइस और 3HCl। ये जो होता है वो रेड कलर का सोल होता है, ठीक है। इस तरीके से अपने कोलाइडल को बनाने के मेथड भी पूरे हो जाते हैं। इन 3 की जो और रिएक्शन है वो आप आगे की स्लाइड से नोट कर सकते हैं। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।